हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारी ये सूर्योदय सीरीज जिसमें कि हम एनसीईआरटी 6 क्लास से 12th क्लास तक ज्योग्राफी की एनसीईआरटी हम कवर करने वाले हैं। तो बाकी सारी डिटेल मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो पे दे दिया है। तो आज हम क्लास 6 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे। तो एनसीईआरटी सबसे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हमारे कंसेप्ट बिल्डिंग में, या फिर हमारा जो बेस है उसको स्ट्रॉन्ग करने में। और बहुत सारे टू द पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे ज्योग्राफी से रिलेटेड लैब असिस्टेंट या यूजीसी नेट का एग्जाम हो, या फिर अदर स्टेट पीसीएस, या फिर स्टेट के यूके ट्रिपल एससी या अदर कम्पिटेटिव एग्जाम हो, सभी के लिए एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वैसे तो 9 से 12 तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन 6 से ही अगर हम पढ़ें तो हमारा थोड़ा सा कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाते हैं, हमारा थोड़ा बेस मजबूत हो जाता है। तो आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर क्लास 6 का। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर है हमारा सौरमंडल में पृथ्वी, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। यानी इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो हमारी पृथ्वी है वो हमारे सोलर सिस्टम में कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, हमारी जो अर्थ है वो पूरे सोलर सिस्टम में कहाँ पे स्थान रखती है अपना। तो इसमें मेन हमारी जो टर्मियोलॉजी है वही ज़्यादा इस चैप्टर में है। जैसे सेलेस्टियल बॉडी किसे कहते हैं, सोलर सिस्टम किसे कहते हैं, है ना, सौरमंडल या फिर खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, सूर्य क्या है। तो नॉर्मल इंट्रोडक्शन है इन चीज़ों का। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो सबसे पहले हमने पढ़ना है ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड के बारे में पढ़ना है, यानी कि यूनिवर्स। ठीक है। दूसरी चीज है सौरमंडल। एक एक करके मैं आपको एक एक करके हम क्लियर करते हुए चलते हैं कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा आकाश में रात को, अगर आप देखते हैं आकाश की तरफ को, जब आसमान पूरा साफ हो तो आपने बहुत सारे तारे टिमटिमाते हुए देखे होंगे, कभी चंद्रमा भी देखा होगा। तो ये सब क्या है, ये खगोलीय पिंड है, ये हमारे सौरमंडल का सिस्टम है पूरा। ठीक है। तो सबसे पहले ब्रह्मांड, ब्रह्मांड क्या है, बहुत सारी आकाश गंगाओं से मिलके असंख्य आकाश गंगाओं से मिलके असंख्य आकाश गंगाओं से मिलके क्या बना है, हमारा ब्रह्मांड बना है। अब ये आकाश गंगाएं क्या है, आकाश गंगा तारों की एक प्रणाली है। ठीक है। आकाश मतलब, आकाश गंगा का मतलब आकाश में बहने वाली गंगा। जैसे आपको नदी दिखती है बहती हुई ना, वैसे ही आकाश में तारों का एक समूह है जिसे आकाश गंगा कहते हैं। ठीक है। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है, मिल्की वे, मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी हमारी आकाश गंगा। अब इस आकाश गंगा में असंख्य क्या है, सौरमंडल है। इस आकाश गंगा में असंख्य क्या है, सौरमंडल हैं। इन सौरमंडलों में ही हमारी क्या है, पृथ्वी। इतना क्लियर हुआ आपको, इतना क्लियर हुआ। ब्रह्मांड किसे कहते हैं, आकाश गंगा किसे कहते हैं, सौरमंडल, पृथ्वी। यानी कि पृथ्वी यानी अर्थ हमारी, और जो इसके साथ अन्य ग्रह हैं इसके साथ, वह और सूर्य चंद्रमा मिलके क्या बनाते हैं, हमारे सौरमंडल बनाते हैं। ऐसे ही असंख्य सौरमंडल, असंख्य सौरमंडल मिलके क्या बनाते हैं, एक गैलेक्सी बनाते हैं, आकाश गंगा बनाते हैं। ऐसे ही असंख्य आकाश गंगा मिलके क्या बनाते हैं, यूनिवर्स का निर्माण करते हैं, ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो इनमें पृथ्वी क्या है, पृथ्वी का जो स्थान है वो बहुत ज्यादा छोटा है। ठीक हो गया। दूसरी चीज है इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है, सौरमंडल किसे कहते हैं। सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं सोलर सिस्टम क्या है तो आप क्या कहोगे, थोड़ा सा ही चल नहीं रहा मार्कर। सूर्य तथा सूर्य का परिवार, ये कह सकते हो सूर्य का परिवार, सूर्य तथा उसका परिवार क्या है, सौरमंडल है। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, सबसे पहले सूर्य स्वयं आता है, उसके बाद ग्रह,
कितने ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में? 8 ग्रह। उसके बाद उनके उपग्रह। उसके बाद क्या आते हैं सौरमंडल में? उपग्रह के बाद अन्य खगोलीय पिंड। अन्य खगोलीय पिंड जैसे उल्का पिंड कह सकते हो आप इसमें। अन्य खगोलीय पिंडों में उल्का पिंड, उल्का पिंड हो गए, क्षुद्र ग्रह हो गए, क्षुद्र ग्रह। ठीक है, ये सभी क्या है? हमारे सौरमंडल का हिस्सा है। इसका मुखिया कौन है? सूर्य। ठीक है, सौरमंडल किसे कहते हैं? सोलर सिस्टम किसे कहते हैं? सूरज एक ऐसा सिस्टम जिसका मुखिया क्या होता है? सूर्य होता है। कौन होता है? सूर्य होता है। और सूर्य के साथ उसके परिवार वाले मिलकर क्या करते हैं? सौरमंडल का निर्माण। उस परिवार के सदस्यों में कौन कौन से हैं? सूर्य स्वयं है, उसके बाद ग्रह, उसके बाद उनके उपग्रह, फिर अन्य खगोलीय पिंड जिनका जैसे उल्का पिंड या फिर क्षुद्र ग्रह। ठीक है, ये सभी मिलकर क्या कहते हैं? एक सौरमंडल का निर्माण करते हैं। अब आप पूछोगे कि सर ये खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? तो तीसरा चीज इसमें इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? सेलेस्टियल बॉडी। ठीक है, जैसा नाम से ही स्पष्ट होगा, खगोल में उपस्थित समस्त प्रकार के पिंड, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों, ठीक है, उनको क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड। खगोल में उपस्थित समस्त पिंड खगोलीय पिंड कहलाते हैं। इनमें कौन कौन है? सूर्य, ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड या अन्य वस्तुएं जो कि ब्रह्मांड में उपस्थित है। ठीक है, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड या अन्य, सूर्य के साथ साथ अन्य तारे भी लिख लेना यहाँ पे। तारे, सूर्य एक तारा है, ये कह सकते हैं तारे, ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड तथा अन्य वस्तुएं जो कि ब्रह्मांड में उपस्थित हैं, क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड कहलाती है। अब ये खगोलीय पिंड दो तरह के होते हैं। नंबर एक, जिनके पास ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं? तारा। क्या कहेंगे उसे? तारा। ठीक हो गया। और दूसरा है ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता, उसे क्या कहेंगे? ग्रह। ठीक हो गया। खगोलीय पिंड क्या होते हैं? तारे, ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड या अन्य वस्तुएं जो ब्रह्मांड में उपस्थित हैं उन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं। या फिर अब दूसरे शब्दों में कहें तो खगोल में उपस्थित समस्त पिंड खगोलीय पिंड कहलाते हैं। कुछ ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, उसे तारा कहते हैं। जैसे कि सूर्य, एग्जाम्पल के लिए सूर्य। और ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? ग्रह। जैसे पृथ्वी। ये किसकी सहायता से चमकते हैं? ये तारों के प्रकाश एवं ऊर्जा ऊष्मा से चमकते हैं। ठीक हो गया, इतनी बात क्लियर हो गई। तो चलिए, इसके बाद क्या है? हमारा नया नक्षत्र मंडल, कॉन्स्टेलेशन कहते हैं इसको, नक्षत्र मंडल, या फिर इसको कहेंगे तारामंडल किसे कहते हैं। ठीक है, नक्षत्र मंडल। आपने देखा होगा ना, अलग अलग टाइप की शेफ
अलग अलग टाइप की आकृति देखी होगी रात को, तारों के द्वारा बनाई गई अलग अलग टाइप की आकृति, जैसे सप्तऋषि एक हमारा एग्जाम्पल है तारामंडल का। वैसे 3 तारों का समूह भी दिखता है। तो हम नक्षत्र मंडल या तारामंडल किसे कहेंगे? तारों द्वारा बनाई गई, तारों के समूह द्वारा, तारों के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां, क्या कहते हैं? तारों के द्वारा, समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां नक्षत्र मंडल या तारामंडल कहते हैं उसको। एग्जाम्पल के लिए जैसे सप्तऋषि तारामंडल, ये क्या है? एक सप्तऋषि तारामंडल क्या है? एक नक्षत्र मंडल है, 7 तारों का समूह है, जिसे सप्तऋषि तारामंडल कहते हैं। ये क्या है? अर्सा मेजर, अर्सा मेजर का भाग है, या फिर बिग बियर कहते हैं उसका भाग है सप्तऋषि तारामंडल। अब इन्हीं तारों में एक क्या है? उत्तरी तारा। आपने देखा होगा, आपने कभी उत्तर दिशा में ध्रुव तारे का नाम आपने सुना होगा। ध्रुव तारा क्या होता है? इसकी खासियत, या इसको कहते हैं पोल स्टार या पोलर स्टार। ये क्या दिखाता है? उत्तर दिशा में चमकता है, उत्तर दिशा में चमकता है और हमेशा एक ही स्थान पे रहता है, एक ही स्थान पे दिखता है। थोड़ी सी राइटिंग पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कीजिए, क्योंकि इतनी अच्छी आदत मेरी है नहीं अभी लिखने की, और थोड़ा सा लाइटिंग पे भी थोड़ा सा, उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा इस पे कॉम्प्रोमाइज कीजिए। तो ध्रुव तारा किसे कहते हैं? उत्तर दिशा को इंगित करता है, उत्तर दिशा में चमकता है, हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। ठीक है, हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है? तो रब सप्तऋषि क्या है? क्या है? एक नक्षत्र मंडल या तारा मंडल है। ठीक है, किसका भाग है? इसको कहेंगे अर्सा मेजर, अर्सा मेजर। मैं यहाँ पे जो भी आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ वो आपके इस चैप्टर में है, इसके अलावा मैं कोई फालतू इंफॉर्मेशन आपको नहीं दूंगा। ठीक है, तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। दूसरा है हमारा, ये क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा तारा है जो हमेशा एक ही स्थान पे दिखता है, जिसकी या फिर जिसकी सहायता से हम दिशा का निर्धारण करते हैं, वो कौन सा है? ध्रुव तारा। ठीक हो गया, ध्रुव तारा। इसके बाद हम बात करते हैं सूर्य की। सूर्य क्या है? यानी कि सन। सूर्य क्या है? एक तारा है, एक तारा, और सौर मंडल का मुखिया, और तीसरा पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा। ठीक है, ये किससे बना हुआ है सूर्य? वैसे तो इस चैप्टर में नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताऊं, ये हाइड्रोजन प्लस हीलियम, हीलियम के नाभिकीय संलयन से, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम के नाभिकीय संलयन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उससे बना हुआ है। गर्म गैस का गोला है ये सूर्य। ठीक है, इससे बहुत ज्यादा मात्रा में हमारी ऊर्जा निकलती है। और धरती पे कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? कितनी दूर है ये पृथ्वी से? हमारी पृथ्वी से लगभग, वैसे तो 14.9 कुछ ऐसे है, लेकिन हम यहाँ पे 15 करोड़ ही पढ़ेंगे। 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, और इसकी ऊर्जा का 1/2 अरबवा भाग हमें प्राप्त होता है। ठीक है, 1/2 अरबवा भाग हमें प्राप्त होता है। सूर्य एक तारा है, सौरमंडल का मुखिया है, पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा है, हाइड्रोजन तथा हीलियम के नाभिकीय संलयन से बना हुआ है, पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, और उसकी ऊर्जा का 1/2 अरबवा भाग हमें प्राप्त होता है। ठीक है, और प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति, प्रकाश की गति होती है
3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, इतनी किसकी गति होती है? प्रकाश की गति। तो इस गति से सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में समय कितना लगता है? लगभग 8 मिनट। ठीक है, ये मी थोड़ा सा गलत हो गया, 8 मिनट का समय लगता है। 8 मिनट सूर्य से पृथ्वी तक आने में, इस प्रकाश के आने में 8 मिनट लगते हैं, सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट लगते हैं। तो इतनी चीजें क्लियर हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रह, यानी प्लेनेट। ठीक है, यानी कि प्लेनेट। ग्रह किसे कहते हैं? ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता, उन्हें ग्रह कहते हैं। कितने ग्रह हैं? ग्रह की डेफिनेशन आपको बताइए। ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है, उन्हें ग्रह कहते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक बुध यानी कि मरकरी, 2 दूसरा कौन सा है? शुक्र। ठीक है, वीनस। तीसरा है पृथ्वी यानी कि अर्थ। चौथा है मंगल यानी कि मार्स। पांचवा है बृहस्पति यानी कि जुपिटर। छठा है शनि यानी कि सैटर्न। सातवां है अरुण यानी कि क्या कहेंगे, यूरेनस। और आठवां क्या है? नेपच्यून यानी वरुण। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, 8 ग्रह हैं। जो पृथ्वी है, ये सूर्य से दूरी के अनुसार मैंने लिखे हुए हैं क्रम में। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? हमारी अर्थ यूनिक है, नीला ग्रह कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? नीला ग्रह, ब्लू प्लेनेट। क्यों कहते हैं? क्योंकि 71% करीब इसमें पानी है, और दूसरी चीज, इसमें जीवन संभव है। जीवन संभव है। और इस सूर्य से दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा और आकार में 5th, पांचवा बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति, जुपिटर। तो इतनी चीजें पृथ्वी के बारे में देख लो। ठीक है, पृथ्वी क्या है? नीला ग्रह। वैसे तो बहुत ज्यादा इसमें इंफॉर्मेशन है, बट जो 6 क्लास की फर्स्ट चैप्टर है उसमें सूक्ष्म तरीके से आपको दिया हुआ है। नीला ग्रह कहते हैं, इसमें जीवन संभव है। इसे नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 71% लगभग पानी है। सूर्य से दूरी के अनुसार इसका क्रम कौन सा है? तीसरा, और आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक हो गया। अब जो शुक्र है, इसे क्या कहते हैं? पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं और चमकीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, शुक्र पृथ्वी की जुड़वा बहन और चमकीला ग्रह है। और जो ये बुध है, बुध की एक खासियत, ये एक सॉरी, दूसरी चीज ये है कि ये सभी ग्रह जो है ना, ये सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। ये सूर्य के चारों ओर ये चक्कर लगाते हैं। सबकी अलग अलग एक ऑर्बिट होती, सबकी अलग अलग कक्षा होती है। जो इनका पथ होता है दीर्घ वृत्ताकार, उसे क्या कहते हैं? ऑर्बिट या कक्षा कहते हैं।
तो सभी ग्रह अपनी कक्षा में एक निश्चित पथ पर चक्कर लगाते हैं, एक दूसरे से टकराते नहीं है ये, तो सभी चक्कर लगाते हैं। तो जैसे पृथ्वी भी चक्कर लगाती है ऐसे, जैसे ये अर्थ है, ठीक है, ये भी चक्कर लगाती है ऐसे। तो कितने समय में ये पृथ्वी हमारा पूरा चक्कर पूरा करती है? 365 दिन। 365 से 1/4 दिन, ठीक है, इतने दिन में एक चक्कर पूरा करती है, तो एक साल होता है, इसे एक साल कहते हैं। जब यहां से लेके ये पूरा चक्कर लगा के यहीं तक नहीं पहुंच जाती, पूरा एक साल होता है, ठीक है। तो 365 दिन लगाती है पृथ्वी। 365 सही यहां पे लिख देते हैं, 365 सही 1/4 दिन में एक पूरा चक्कर लगाती है, किसका? सूरज का, यानी एक साल। और बुध जो है वो कितने टाइम में लगाता है? 88 दिन में। बुध 88 दिन में। जो हमारे मरकरी प्लेनेट है वो 88 दिन में एक चक्कर पूरा करता है, ठीक है। वैसे तो अलग अलग ग्रहों की अलग अलग वो है खासियत है, वो कभी विस्तार से हम पढ़ेंगे। तो एक आपने ग्रह का नाम सुना होगा, इसके साथ ही एक नवा ग्रह भी था 2006 तक, जिसे कहते थे यम, ठीक है, प्लेटो। इसे क्या कहते थे? यम, या इसे हम प्लेटो। तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल जो एसोसिएशन था, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल एसोसिएशन जो था, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संस्थान जो था, उसने क्या किया 2006 में लगभग इस ग्रह को बौना ग्रह घोषित कर दिया, ठीक है। 2006 में प्लूटो क्या है? प्लूटो क्या है? एक बौना ग्रह। किसने? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल एसोसिएशन, ठीक है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल एसोसिएशन ने 2006 में प्लेटो को, यम को, जो कि नौवां ग्रह था, उसे बौना ग्रह घोषित कर दिया, ठीक है। इतना याद रहेगा, ड्वार्फ्ड प्लेनेट कहते हैं इसको, इतना याद रहेगा। इसके बाद ये तो बात होती है ग्रहों की। अब इन ग्रहों की एक एक, एक हम कहें तो गर्लफ्रेंड होती है, यानी गर्लफ्रेंड कहने का मतलब है कि इनके भी चक्कर लगाने वाले और चीजें होती हैं। जैसे ये देखो, ये ग्रह है, पृथ्वी है, ये किसका चक्कर लगा रही है? सूर्य का चक्कर लगा रही है। अब ग्रहों का भी एक ऐसे चक्कर लगाने वाली चीज है जिसे क्या कहते हैं? सैटेलाइट, उपग्रह, ठीक है, उपग्रह कहते हैं जिसे। ग्रहों के उपग्रह की डेफिनेशन या सैटेलाइट की डेफिनेशन क्या होगी? ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहेंगे? हम उपग्रह कहेंगे, यानी सैटेलाइट कहेंगे। अब ये उपग्रह, ये पहले लिख लेते हैं, ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड, जैसे चंद्रमा, ठीक है। ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड, उन्हें क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं, जैसे चंद्रमा। अब ये उपग्रह दो तरह के होते हैं, एक तो प्राकृतिक और दूसरे कृत्रिम, ठीक है। एक तो प्राकृतिक, दूसरे कृत्रिम या मैन मेड होते हैं, ठीक हो गया। अब प्राकृतिक और मैन मेड में क्या अंतर है? कृत्रिम क्या है? प्राकृतिक तो खुद ही पैदा हुए रहते हैं, जैसे चंद्रमा एक क्या है? प्राकृतिक उपग्रह है। अब ऐसे कृत्रिम उपग्रह किस काम आते हैं? कृत्रिम उपग्रह जो अंतरिक्ष में छोड़े जाते हैं, हमारे सैटेलाइट, वो कहलाते हैं, जैसे IRS, इनसेट जो इंडिया के हैं, अनेक उपग्रह हैं वो। ये क्या करते हैं? संचार के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, संचार के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये जैसे IRS, इनसेट, लैंडसेट, ठीक है, अलग अलग टाइप के होते हैं उपग्रह, भी अलग अलग टाइप के होते हैं। ये इंडिया के IRS और इनसेट, तो अलग अलग टाइप के सैटेलाइट होते हैं। तो उपग्रह समझ में आया, ग्रह समझ में आया आपके, ठीक है, उपग्रह और ग्रह समझ में आया आपके। इसके बाद हम पढ़ेंगे, हाँ, अब एक चीज और है, जो चंद्रमा है, आपने नाम सुना होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। आपके लिए होमवर्क है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे
जिन्होंने लगभग 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा पे कदम रखा था। चंद्रमा पे कदम रखा था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले चंद्रमा पे कदम रखा। कब रखा? 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा पे सबसे पहला कदम। अब आपका होमवर्क क्या है? एनसीईआरटी में भी ये होमवर्क दिया है, मैं भी आपको दे रहा हूं। क्या कोई भारतीय कभी चंद्रमा पे कदम रखा? किसी भारतीय ने? अगर रखा तो उसका नाम, अगर नहीं रखा तो नो करके आप कमेंट कीजिएगा प्लीज। इससे मैं समझूंगा कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हो क्लास में। और जैसे कृत्रिम उपग्रह मैंने आपको बताई दी है। अब हाँ, एक चीज इसमें कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है जो मैं आपको बता देता हूं, जो इस बुक में तो नहीं दी हुई है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। अब जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का चक्कर कितने टाइम में पूरा करता है? चंद्रमा है जो वो देखो, इसमें ही है पूर्णिमा और अमावस्या। देखो, पूर्णिमा और अमावस्या महीने में 15 दिन में पूर्णिमा होती है और उसके बाद अगले 15 दिन में अमावस्या हो जाती है। तो कहने का मतलब है 30 दिन में एक पूर्णिमा। ठीक है, जैसे 1 तारीख को पूर्णिमा है, पूरा चंद्रमा दिख रहा है, तो उस 15 तारीख को हमें क्या दिखेगा? बिल्कुल अंधेरा दिखेगा, अमावस्या हो जाएगी। लेकिन उसके अगले 15 दिन में यानी कि 30 तारीख को हमें फिर से पूर्णिमा, यानी कि 1 महीने में एक बार पूर्णिमा और एक बार अमावस्या होती है। ठीक है, इतना क्लियर है, सबको ही पता होगा। चंद्रमा जो है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूर्ण करने में कितना समय लगाता है? चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगभग कितना समय लगाता है? 27 दिन। क्या है? 27 दिन, 7 घंटे और 43 मिनट। ठीक है, 27 दिन, 60 घंटे, 43 मिनट, इतने टाइम में चंद्रमा एक चक्कर पूरा करता है। किसका? पृथ्वी का। ठीक हो गया। और इतना आपको क्लियर हो गया ना? ये सारी चीजें जो भी इंफॉर्मेशन इसमें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी। जैसे मैं थोड़ा सा रिवीजन कर दूं आपका। सबसे पहले हमने पढ़ा ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। ब्रह्मांड अनेक आकाशगंगाओं से मिलकर बना हुआ है और आकाशगंगा अनेक सौरमंडल से मिलकर बनी हुई है और सौरमंडल अनेक ग्रह, उपग्रह और अन्य खगोलीय सेलेस्टियल बॉडी से मिलकर बना हुआ है। ठीक हो गया, यानी कि हमारा ब्रह्मांड क्लियर हुआ। उसके बाद सौरमंडल किसे कहते हैं? सूर्य और उसके पूरे परिवार को सौरमंडल कहते हैं। इसमें समस्त तारे, समस्त ग्रह, उपग्रह और अन्य खगोलीय पिंड आते हैं, उसे सौरमंडल कहते हैं, सोलर सिस्टम कहते हैं। उसके बाद खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? ऐसे खगोलीय पिंड खगोल में उपस्थित समस्त प्रकार के वस्तुएं, जैसे ग्रह, उपग्रह, तारे, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह। ठीक है, ये सभी क्या कहलाते हैं? खगोलीय पिंड कहलाते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों के पास अपना प्रकाश एवं उष्मा होती है, जिन्हें तारा कहते हैं, जैसे सूर्य भी एक तारा है। कुछ खगोलीय पिंडों के पास अपनी उष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है, वो तारों की सहायता से चमकते हैं, उसे क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। ठीक है, सूर्य भी एक तारा है, जैसे हमने ध्रुव तारे की बात करी जो लगभग एक ही दिशा में होता है, उत्तर दिशा को इंगित करता है और लगभग एक ही स्थान पे होता है। और नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं? तारों द्वारा बनाई गई विभिन्न प्रकार की आकृतियां, जैसे सप्तऋषि तारामंडल या फिर 3 तारों की आकृति देखते हो, अर्सा मेजर, बिग बियर, ये अनेक टाइप के तारामंडल हमें देखने को मिलते हैं आसमान में। उसके बाद ग्रह कितने हैं? ग्रह किसे कहते हैं? 8 ग्रह हैं। ठीक है, जिनके पास अपनी उष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है, उन्हें ग्रह कहते हैं। 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, तो इनमें सबसे बड़ा जुपिटर है, यानी बृहस्पति है। और जो पृथ्वी है हमारा तीसरा, सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरे नंबर पे आता है और आकार की दृष्टि से 5th नंबर पे आता है। और एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगाता है? पृथ्वी की परिक्रमा, सारे ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं दीर्घ वृत्ताकार पथ पर, उसे क्या कहते हैं? उनकी कक्षा कहते हैं या ऑर्बिट कहते हैं। और पृथ्वी एक चक्कर 365 सही 1/4 दिन लगाता है पूरे सूर्य का एक चक्कर लगाने में।
और जो बुध है हमारा 88 दिन में पूरा पूरा करता है, और जो शुक्र है उसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। इतनी इंपॉर्टेंट, इतनी जानकारी इनके लिए अभी इनफ है, हम बाद में विस्तार से पढ़ेंगे इसको, ठीक है, हर ग्रह के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं सूर्य की। सूर्य एक तारा है, सूर्य और हाइड्रोजन और हीलियम के नाभिकीय संलयन से बना हुआ है। अनेक गर्म गैसें निकलती हैं। पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है ये, और इसीलिए इसका फिर भी इसका 1/2 अरबवा भाग हमें प्राप्त होता है। और दूसरी बात, सूर्य जो है ना, सूर्य की भी अलग अलग अपनी एक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे कभी, एक अलग क्रोमोस्फीयर या फिर उसका कोर, ठीक है। ये सभी सूर्य अलग अलग भागों में बटा हुआ है, इसको पढ़ना भी बाद में पढ़ेंगे हम, जब थोड़ा सा हम लेवल हमारा हाई हो जाएगा इसका। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रहों की बात कर ली, फिर उपग्रह की बात करते हैं। उपग्रह 2 टाइप के होते हैं जो कि ग्रहों का चक्कर लगाते हैं, उन्हें उपग्रह कहा जाता है, सैटेलाइट कहा जाता है। 2 तरह के होते हैं, एक कृत्रिम उपग्रह और एक आपके प्राकृतिक उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह का उदाहरण जैसे हमारी चंद्रमा है, और सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं? बृहस्पति के हैं, ठीक है। हमारा तो एक ही उपग्रह है चंद्रमा, बृहस्पति के बहुत सारे उपग्रह हैं, 64 आई थिंक, क्लियर नहीं हूं मैं, इतने उपग्रह हैं। उसके बाद हमने बात करी जो मैन मेड सैटेलाइट, यानी कि कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह जैसे जो संचार के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और अन्य काम भी होते हैं, जैसे निगरानी वगैरह, जीआईएस में इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं? फोटोग्राफी, मॉनिटरिंग वगैरह करते हैं। तो इसमें कौन से हैं? आईआरएस, इनसैट वगैरह, जो कि इंडिया के हैं। ऐसे अनेक उपग्रह जो कि मॉनिटरिंग के लिए छोड़े गए हैं, संचार के लिए छोड़े गए हैं अंतरिक्ष में, उन्हें कृत्रिम उपग्रह कहते हैं, ठीक है। इतना, और एक होमवर्क में जो मैंने आपको दिया वो आप कंप्लीट करोगे, हमें उसमें बताओगे। बाकी एक साथ में जब ये पूरी हमारी ये कंप्लीट हो जाएगी, मैं एक साथ आपको क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा इसके, ठीक है। सारे क्वेश्चन आंसर हम एक क्लास में कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को अगर मेरी ये वाली क्लास अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। उस व्यक्ति को ही शेयर कीजिएगा जिसको इसकी जरूरत है, फालतू लोगों को शेयर करके कोई फायदा नहीं होगा। जो वाकई में पढ़ना चाहता है, मैं ऐसी ऑडियंस चाहता हूँ, ठीक है। तो आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।